नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन पे। और आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की है। अभिवृद्धि और विकास हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम का अर्थ। अभिवृद्धि और विकास हम पढ़ रहे थे, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें हमने सारी थियरीज कवर की थी, उसके बाद उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, यानी आज से जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम अधिगम का अर्थ पढ़ेंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने का अर्थ क्या होता है। अधिगम यानी कि सीखना, सीखने का अर्थ क्या होता है, हम ये स्टार्ट करेंगे। इसमें भी सेम, इसमें आपकी देखिए अभी अधिगम का अर्थ है, फिर अधिगम की थियोरीज भी इसी वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीखने, अधिगम का अर्थ यानी सीखने का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। सीखना, अधिगम को हम कहते हैं सीखना। तो सीखना क्या है? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि सीखने का अर्थ क्या है। तो देखो, कोई भी स्थिति आपके सामने अगर आती है, कोई भी अगर आपकी सिचुएशन आता है सामने, तो उस सिचुएशन के लिए जो आप अपना रिएक्शन देते हैं, जो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, ये क्या है? ये सीखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे हाथ में कुछ आम है और हम आम लेके जा रहे हैं, ठीक है, और पेड़ पर कहीं बंदर बैठा हुआ है। अब वो बंदर क्या करेगा? वो बंदर उस आम को छीन के भाग जाएगा, क्योंकि उसको वो आम खानी है, ठीक है, तो वो छीन के भाग जाएगा। लेकिन ये क्या था? ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, ये हमें, ये इंस्टिंक्ट है हमारी, ये बंदर की इंस्टिंक्ट है, ठीक। उसे किसी ने सिखाया नहीं है कि छीन के भाग जाओ, ये उसकी इंस्टिंक्ट है कि उसने आम को देखा, उसे भूख लगी हुई है, तो वो उसको छीन के भाग जाएगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा हटके एक अलग सिचुएशन लेते हैं कि आप हाथ में आम लेके जा रहे हो और कोई छोटा बच्चा, उसको भूख लगी है, तो क्या वो आपसे आम छीन के भागेगा? नहीं, जबकि वो आपसे मांगेगा कि मुझे दे दो, ठीक है। तो ये क्या है? ये उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है बच्चे की, ये उसकी सीखी हुई प्रतिक्रिया। उसने सीखा है कि छीन के नहीं भागा जाता है, मांगते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, थोड़े समय के बाद वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे कि बाहर आप एग्जांपल लेते हैं कि छोटा बच्चा है, उसने आग देखा, तो छोटे बच्चे हर चीज को लेने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो जब तक वो, उसे थोड़ा सा गर्म फील नहीं होगा या थोड़ा सा वो जलेगा नहीं, तब तक वो उसको छूता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा जल जाएगा, तो फिर उसको एक नया अनुभव प्राप्त होगा, ठीक। फिर उसके बाद वो उस आग को छूने नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसने अपने अनुभव से कुछ सीख लिया। अब उसकी प्रतिक्रिया अलग हो जाएगी आग के प्रति। तो इसको ही क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं, ठीक। तो सीखना क्या है? सीखना ही अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, सीखना क्या है? अनुभव द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हम उसे ही क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब सीखने के अधिगम के कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेफिनेशंस हैं, जो कि आपको एक बार पढ़ लेने हैं, एक बार सब पढ़ लेंगे आप, तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे और पुराने क्लासेस के भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन पीडीएफ से ये सारी चीजें एक एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, इजी होती है चीजें, आप आराम से कर लेंगे। देखो, स्किनर क्या कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी सीखना क्या है? आपके बिहेवियर में जो प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन आ रहा है, उसी को हम सीखना कहते हैं। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी नया नॉलेज और नया प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स को अक्वायर करने की प्रक्रिया, यानी प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? सीखना है। अभी हमने यही सब देखा। तो ये सब बहुत सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा डेफिनेशन किसका है। क्रो और क्रो के अकॉर्डिंग क्या है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, ठीक। सीखने से आप हैबिट्स,
डेवलप करते हैं, नॉलेज डेवलप करते हैं और एटीट्यूड डेवलप करते हैं। गेट्स ने भी दी है परिभाषा। गेट्स के अनुसार सीखना क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी एक तो आप अनुभव द्वारा परिवर्तन पाएंगे अपने व्यवहार में, जैसे कि बच्चे ने आग को छुआ, गर्म लगा, फिर वो नहीं छुएगा, तो ये उसने अपने अनुभव से सीखा। और दूसरा होता है प्रशिक्षण, कि आम मांगना, उसे किसी ने बताया होगा कि छीन के नहीं भागते, मांग लेते हैं, तो ये क्या हो गया? ये प्रशिक्षण द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? सीखना कहेंगे। तो ये सारे ऐसे ही डेफिनेशंस होते हैं जो आपको पहले से पता होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधिगम या सीखने की विशेषताएं। विशेषताएं क्या हैं सीखने की, यानी इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो योकम और सिम्पसन ने दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, सबसे पहली चीज तो क्या है, ये सब आप लोग ये सारी चीजें जानते हैं, बस एक एक बार पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ आप जानते हैं, आप बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ा नहीं भी होगा आपने तो आपने ऐसा फील किया होगा, आप अपनी रियल लाइफ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। बिल्कुल, सीखना, आप हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक, और हर एक व्यक्ति सीखता है, सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई भी जीवित प्राणी है वो सीख रहा है। जैसे अगर हम चिड़िया की बात करें तो चिड़िया जब पैदा होती है तभी उसे उड़ना नहीं आता, वो धीरे धीरे पंख फैलाती है और फिर उड़ती है। तो सीखना जो है वो संपूर्ण जीवन चलता रहता है, आप ये अपने अंदर भी महसूस करते हैं। सीखना क्या है? परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। सीखने से आप या तो अपने अनुभव से सीखे या दूसरे अनुभव से सीखे, आप अपने बिहेवियर में, खुद के बिहेवियर में चेंज पाते हैं, आपकी आइडियोलॉजी चेंज होती है, आपकी डिजायर्स, इमोशंस, ये सभी क्या होती है? धीरे धीरे चेंज होती हैं। किससे? सीखने से। आपका अभी का बिहेवियर और आपका 2-4 साल पहले, 5 साल, 10 साल पहले का बिहेवियर में आपको खुद अंतर स्पष्ट होता होगा। आप अपने आप को एग्जाम्पल लेके सोच सकते हैं कि क्या अंतर है आपके आज में और 10 साल पहले आप में, और ये जो अंतर आया वो कैसे आया? सीखने से आया। ठीक है, आपकी विचार डेवलप हुए होंगे, परिवर्तित हुए होंगे, आपकी इच्छाएं, आप पहले 10 साल पहले कुछ और सोचते होंगे, आज कुछ और सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? ये बदलाव लाती है। यानी सीखना क्या है? सीखना परिवर्तन है। अगला है लर्निंग इज यूनिवर्सल। अभी मैंने बताया सीखना सिर्फ इंसानों में नहीं होता, मतलब केवल मनुष्य में नहीं पाया जाता है, जितने भी जीवधारी हैं, बस पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सभी सीखते हैं। जैसे अभी आप चिड़िया का एग्जांपल ले लीजिए, धीरे धीरे वो पंख फैलाना सीखती है, धीरे धीरे वो घोंसला बनाना सीखती है। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल है, हर कोई सीखता है। आगे क्या है? सीखना विकास है। बिल्कुल, इस बात से तो आप सब सहमत होंगे। आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसकी वजह से आपका मानसिक विकास होता है, आपका शारीरिक विकास होता है। तो सीखना क्या है? सीखना विकास भी है। लर्निंग इज ग्रोथ। तो ये सारी चीजें जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी वो सब आप पहले से जानते हैं, लेकिन एक बार आप इन चीजों को एक पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि क्या 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 पॉइंट्स थे। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक बार आपको पॉइंट्स पढ़ लेने हैं और आराम से पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें। अगला क्या है? सीखना अनुकूलन है, यानी एडजस्टमेंट है। तो व्यक्ति सीखता है और तभी वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक, नई परिस्थितियां अगर आपके सामने आती हैं तो आप सीख के ही उन परिस्थितियों से अपना अनुकूलन करते हैं, यानी उसमें एडजस्ट करते हैं नई सिचुएशन में। कैसे? सीख करके। ठीक है, लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। सीखना क्या है? आप सीखने के बाद कोई नया काम करते हैं, तो लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। ठीक, सीख के कोई नया कार्य करते हैं आप, उसमें ही ये क्या है? सीखना एक नया कार्य करना है। सीखना क्या है? अनुभव का संगठन है, यानी आपके जितने भी अनुभव हैं उन अनुभवों से आप, उन अनुभवों को आप एक साथ जब मिलाएंगे तो आपको कुछ नई चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, आप अपने छोटे बड़े अनुभवों को एक साथ रखें, उसको जोड़िए, उसका संगठन करिए और आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे। और आपने ऐसा महसूस भी किया होगा कि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। अगला क्या है? लर्निंग इज पर्पसिव। सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। ठीक, जो जितना
जिसका उद्देश्य जितना ज्यादा अधिक प्रबल होता है वो उतनी ही तेजी से सीखता है। अगर आपका उद्देश्य इतना प्रबल है कि आप इस बार रीट या यूपीटेट या सीटेट सुपरटेट एग्जाम निकाल के इस बार सिलेक्शन आप ले लेंगे और आपकी इच्छा इतनी प्रबल है, आपका उद्देश्य इतना प्रबल है, तो आपकी जो सीखने की क्रिया है वो भी उतनी ही अधिक प्रबल हो जाती है, उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगला क्या है? सीखना विवेकपूर्ण, यानी लर्निंग इज इंटेलिजेंट। ठीक, तो मार्शल ने कहा है कि सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण है। मतलब सीखना कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, वो हम विवेक से करते हैं, अपने डिस्क्रेशन से करते हैं, हम अपने डिस्क्रेशन या अपने इंटेलिजेंस से सीखते हैं। ठीक, उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना आप अपने बुद्धि का प्रयोग किए, बिना आप अपने विवेक का प्रयोग किए किसी भी चीज को आसानी से नहीं सीख पाएंगे। बिना सोचे समझे अगर आप कोई चीज करने लग जाएंगे तो उसमें आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अगला क्या है? सीखना सक्रिय है, यानी लर्निंग इज एक्टिव। जब तक कोई भी व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा कि मुझे सीखना है, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए अपने अंदर सक्रियता की भावना उत्पन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या हो गई? ये आ गए आपके कुछ सीखने की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि योकम और सिम्पसन ने दिया था। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता थी, बस इसको इन्होंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, तो ये आपको एक बार ही पढ़ लेना है, पीडीएफ से पढ़ लेना। चलो अब बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम या फिर सीखने को प्रभावित करने वाले जो भी आपके कारक होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं। तो इन फैक्टर्स को हमने सब फैक्टर्स में तोड़ लिया है ताकि हमें डिस्टिंग्विश करके याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहली चीज क्या आती है? फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स, यानी शिक्षार्थी या विद्यार्थी से संबंधित जो भी कारक होंगे उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि विल टू लर्न, यानी सीखने की इच्छा। अगर विद्यार्थी के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लें वो नहीं सीख सकता। ठीक, और अगर वो चाहता है कि वो नई नई चीजें सीखे तो वो आसानी से सीख जाएगा। इसलिए सीखने की इच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने बताया कि कोई भी काम करने के लिए उस काम को करने की इच्छा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। जबरदस्ती आप बिना मन के कोई काम में सफलता नहीं पा सकते। दूसरा क्या है? दूसरी बात आती है एजुकेशनल अचीवमेंट। एजुकेशनल अचीवमेंट यानी कि शैक्षिक योग्यता। ठीक है, तो जो विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता होती है वो लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। यदि आप किसी लर्नर की बात करें, वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, ठीक, तो उस सब्जेक्ट में उसको नई नॉलेज देने के लिए आपको बहुत ज्यादा उस बच्चे को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी अगर वो उस सब्जेक्ट में पीछे है, उस सब्जेक्ट में उसको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। ठीक, और अगर किसी सब्जेक्ट में उसकी जो योग्यता है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, सामान्य से अच्छी है, तो वो उसको आसानी से सीख लेगा, उसमें उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज है। अगली चीज क्या है? अगली चीज भी सब देखो चीजें एक दूसरे से को रिलेट करती हैं। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी आकांक्षा। विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वो कुछ सीखे। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी, वो सीखने के लिए प्रयास नहीं करेगा, तो वो नहीं सीख सकता। आप कुछ भी कर लीजिए। चौथी चीज क्या होती है? इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। ठीक, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, एजुकेशनल अचीवमेंट। यानी अगर आप सीखना जो है वो लोगों की इंटेलिजेंस पर भी निर्भर करता है, बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। जो बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा। सिंपल सी चीज है, ये आप सब जानते हैं। अगला क्या है? इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन यानी संवेगात्मक स्थिति। तो अगर हम इमोशनल कंडीशन की बात करें, अगर बच्चा इमोशनली स्वस्थ है तो वो जल्दी सीखेगा। अगर बच्चा बहुत ज्यादा क्रोध करता है, दुखी है, तो वो थोड़ा धीरे सीखेगा, थोड़ा धीरे सीखेगा। तो
ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? ये फैक्टर्स हैं लर्नर से रिलेटेड, यानी ये 5 चीजें लर्नर से रिलेटेड आ गई। अगला देखते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, यानी सिर्फ लर्नर ही नहीं, टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहली तो बात है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट क्या है कि जो टीचर है उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अध्यापक को विषय का ज्ञान नहीं है तो वो विद्यार्थी को ज्ञान नहीं दे पाएगा। विद्यार्थी फिर सीखने के लिए उत्साहित नहीं रहेंगे क्योंकि वो खुद ही चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है बिहेवियर ऑफ टीचर, यानी टीचर का बिहेवियर विद्यार्थियों के लिए अच्छा होना चाहिए। अगर टीचर बहुत ही ज्यादा खड़ूस हो गया, बात बात पे डांट रहा है, विद्यार्थी कुछ पूछने से उससे डर रहे हैं, तो फिर ये नहीं कर पाएगा, वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे उससे। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी क्या बात है? मेथड ऑफ टीचिंग, यानी किस तरीके के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट किस मेथड से पढ़ाना है, ये चीजें टीचर को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही दिक्कत है कि बच्चा सीख नहीं पाएगा। ठीक है, एक और चीज है, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, यानी जो आपका शिक्षक है, ठीक है, उसका मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर ठीक होना चाहिए। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अशांत है, अस्वस्थ है मानसिक रूप से, तो वो अपना पूरा नहीं दे पाता है, बच्चों को अपना 100% नहीं दे पाता है, वो कहीं और खोया रहता है और उसमें जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते, तो ये लर्निंग को इफेक्ट करेगा। दूसरी चीज है, जिस तरह से विल टू लर्न होता है उसी तरह से विल टू टीच भी अगर अध्यापक सिखाना चाहेगा वो तभी सिखा पाएगा। अगर वो चाहेगा कि नहीं बस जाना है, कोटा पूरा करके चले आना है, तो फिर कभी लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि अगर आप सिखाने जाएं तो अपनी इच्छा शक्ति के साथ जाएं कि अगर हम क्लास में जा रहे हैं तो हम कुछ अच्छा करके आएंगे, अच्छा सिखा के आएंगे। ठीक है, चलिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु जो है आपकी, उससे भी रिलेटेड फैक्टर्स है, ऑब्वियसली होंगे। तो पहली चीज कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर को मैं ऐसे हम लिख रही हूँ, सब्जेक्ट मैटर। तो विषय वस्तु अगर बहुत ज्यादा आपकी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा कठिन है या थोड़ा बोरिंग टाइप का है, तो उसको सीखने में कठिनाई होगी, समय लगेगा। और जो सरल और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो बच्चे हैं वो जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट मैटर आप चूज करें वो बच्चों की मैच्योरिटी लेवल और उनके इंटेलिजेंस के आधार पर होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है एग्जाम्पल रिलेटेड टू लाइफ। आप जब टीचिंग कर रहे होंगे तो आप जब लेसन प्लान बनाते हैं टीचिंग करने के दौरान, तो उस समय आपको एग्जाम्पल्स लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जो हम रियल लाइफ से रिलेट कर सके, क्योंकि आपने देखा होगा जो एग्जाम्पल आप रियल लाइफ से रिलेट करा के देते हैं उसमें बच्चों को ज्यादा मजा आता है, वो उसके लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं। जैसे कि आप जो टीचिंग एड बना के ले जाते हैं, आप कुछ कराते हैं उसमें, तो उसमें बच्चों को जो है वो ज्यादा मजा आता है। तो इसलिए रियल लाइफ से रिलेटेड अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो वो अच्छी तरीके से उसको याद भी करेंगे और ज्यादा समय तक के लिए उसको याद रख सकेंगे। ठीक, तो एक तो बात ये हो गई। थर्ड क्या है आपका? प्रीवियस लर्निंग, कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो बच्चों के प्रीवियस लर्निंग से जुड़ा होना चाहिए। फिर सेम चीज आती है जब आप जब आप बनाते हैं अपना लेसन प्लान, तो प्रीवियस लर्निंग बहुत ज्यादा आप ध्यान में रख के बनाते हैं। आपसे सबसे पहले आप जो भी आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रख के बनाते हैं और प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के आप नया नॉलेज देते हैं। तो प्रीवियस लर्निंग से जुड़ा हुआ ही आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, उनको ABCD नहीं पता है और आप डायरेक्ट उनको सेंटेंस बनाना, ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला,
डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो देखो सब सब्जेक्ट जो होते हैं ना उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। कुछ सब्जेक्ट इजी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट कंपैरेटिवली टफ होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को कुछ इजी लगता है, किसी को कुछ टफ लगता है। तो अगर इजी सब्जेक्ट है तो बच्चे जल्दी से सीख पाएंगे, और अगर टफ सब्जेक्ट है तो थोड़ा समय लगेगा सीखने में। तो ये चीजें हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर्स है, इन चीजों पे भी डिपेंड करती है लर्निंग। आगे देखेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। अब आपको लग रहा होगा इन्वायरमेंट से क्या रिलेटेड है लर्निंग, बहुत रिलेटेड है। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट की, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो जब भी आप लर्निंग के लिए जा रहे हैं, अधिगम अगर हम बात करें तो उसके लिए एक अनुकूल वातावरण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो सीखने की प्रक्रिया है वो अच्छे से नहीं हो पाती। पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण यानी कि जैसे कि अच्छी तरीके से हवा हो, आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो उसमें वेंटिलेशन की सुविधा हो, प्रकाश अच्छा हो, सफाई हो, बैठने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था हो, तो ये सारी क्या है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा क्या, फैमिली एनवायरनमेंट। तो फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है लर्निंग पे। तो देखो कोई भी बच्चा अगर सीख रहा होता है ना तो उसमें उसके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो परिवार शांतिपूर्ण होते हैं उसके जो बालक होते हैं वो सीखने में ज्यादा सक्षम होते हैं, और जिस परिवार में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, कलह होता है, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आती है अधिगम में। अगला बात करें सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण। तो जहाँ पे जितना अच्छा सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण होगा, बच्चा वहाँ पे उतने अधिक अच्छे तरीके से सीख पाएगा। अगर आप विद्यालय की बात करें, किसी विद्यालय में क्लासरूम्स और बैठने की व्यवस्था अच्छी है तो उसमें विद्यार्थी जो है अच्छे तरीके से सीखेगा, और अगर उसके अपने अध्यापक के साथ अच्छे संबंध है तो फिर उसको सीखने में परेशानी नहीं होगी। और यही अगर उसका अपोजिट कर दिया जाए तो दिक्कत आ सकती है। आ सकती क्या है, आएगी ही। अगला देखते हैं। अगला है आपका अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटीज। तो अगर बच्चे को आप अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, तो उसको होपफुली सफलता प्राप्त होगी। और अगर उन्हें सीखने के मतलब अगर उन्हें सीखने के लिए अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कतें हो, ठीक। जिन्हें आवश्यक सामग्री सुविधाएं जैसे पुस्तकें और लिखने पढ़ने की अलग अलग चीजें जो भी होती हैं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और गृह कार्य करने के लिए समय वगैरह ना मिले तो उनमें जो है वो सक्सेस पाने की जो होप है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगला क्या है, फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शंस, और ये आखिरी होगा। तो सबसे पहले आता है आपका लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से बच्चे को सिखा रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए, किस तरीके के बच्चे के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप गलत सब्जेक्ट गलत मेथड से सिखा रहे हैं तब कोई फायदा नहीं है सिखाने का। अब अगर आपने सोचा कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं लेक्चर मेथड लोगों को स्टार्ट करने, मैथ्स में लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो फिर कहाँ पॉसिबल है, वो नहीं हो पाएगा। केवल लेक्चर से आप मैथ्स नहीं पढ़ा सकते। दूसरी चीज क्या है, प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर सीखने के बाद उस पर प्रैक्टिस की जाए तो उसमें होने वाली जो गलतियों के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। प्रैक्टिस करने से चीजें काफी हद तक अच्छी हो जाती हैं और लॉन्ग समय तक के लिए आप उसको रख सकते हैं, यानी सस्टेनेबल होती है। अगला क्या है, नॉलेज ऑफ अचीवमेंट। देखो सीखने के बीच में अगर समय समय पे आपको पता चलता रहता है कि हमने कितना सीखा, कितनी प्रगति हुई, तो उससे सीखने वाले में उत्साह बना रहता है और उसको सीखने की प्रेरणा मिलती रहती है। और उस तरह से उसको अपने कमियों का भी पता चलता रहता है, जिससे वो उसमें सुधार कर लेता है। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, उसका टेस्ट ले लिया, बच्चे को अगर अच्छे नंबर आए तो उसे अच्छा लगेगा कि उसने इतना कुछ सीखा है, और अगर जहाँ पे कमी है वो उसको सुधार करेगा, ठीक। तो ये एक तरीके से रीइंफोर्समेंट का काम करता है। अगर आपको अचीवमेंट का पता चल रहा है तो ये आपके लिए एक रीइंफोर्समेंट, बच्चे के लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। अगला क्या है,
लर्निंग ऑफ द न्यू लर्निंग, यानी जो आप नया पढ़ा रहे हैं उसको पुराने वाले ज्ञान से जोड़कर पढ़ाइए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस यही चीजें थी, यही फैक्टर्स थे। आपने काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं आज का थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। हाँ, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक और चीज आती है अफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, और उसके बाद हम आ जाएंगे लॉज ऑफ लर्निंग पे। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और जैसे ही लॉज ऑफ लर्निंग खत्म होगी हम लर्निंग थ्योरीज पे आ जाएंगे, जो मैंने आपको बताया, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे। तो इन लोगों की लर्निंग को हम पढ़ेंगे, सॉरी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, बी इट कैट, नीट, जेई, या कोई आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, या जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, या फिर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी या बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप 10th 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो रेफरल कोड अप्लाई करिए, कुमार हेतन। ये रेफरल कोड अप्लाई करने पे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के काफी सारे फायदे होते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, आपको ऑल इंडिया लेवल के टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है, उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, या जो भी आप कहते हो प्रैक्टिस, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। अलग से आपको कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और अब तो और भी अच्छी चीज कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ये कोड यूज करते ही। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड यूज करिए, 10% के डिस्काउंट का लाभ उठाइए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए और साथ में मिलकर पढ़िए। और अगर इस सेक्शन से या आज भी जो हमने पढ़ा या इसके पहले कुछ भी पढ़ा उससे दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई बिल्कुल करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे की चीजें कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और एग्जाम को क्रैक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।